नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं प्रगतिवाद। आधुनिक कविता का इतिहास के अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा भारतेंदु युग, फिर हमने किया द्विवेदी युग, फिर छायावाद और आज हम करने जा रहे हैं प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की समय सीमा जैसा कि हम देख चुके हैं 1936 से लेकर के 1943 तक का जो समय है ईस्वी, ये समय जो है हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम प्रगतिवाद में देखते हैं प्रगतिवाद में प्रगतिवाद से क्या अभिप्राय है। प्रगतिवाद जब हम करने जा रहे हैं प्रगतिवादी युग, तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले प्रगतिवाद का क्या अभिप्राय है या प्रगतिवाद ये नाम क्यों है। जैसा कि हमने देखा भारतेंदु युग में भारतेंदु के नाम से है, द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है, छायावाद में छाया शब्द जो है लाक्षणिक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। उसी तरह से अब हम देखते हैं कि प्रगतिवाद जो है वो किसके नाम पर है या प्रगतिवाद नाम ये क्यों है। तो इसे देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। सबसे पहले 1935 की हम बात करते हैं कि 1935 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का जो अधिवेशन हुआ, वहीं से प्रगतिशील साहित्य की नींव पड़ती है। लेकिन साहित्य में इसका क्या अभिप्राय है, किस विचारधारा को लेकर के ये चली है, तो हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान में जो साम्यवाद है या मार्क्सवादी विचारधारा है या समाज के क्षेत्र में जो समाजवाद है या फिर हम देखें दर्शन के क्षेत्र में जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा को साहित्य में चित्रित किया गया है साहित्यकारों के द्वारा, और यही धारा जो है वो प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। क्योंकि भारतीय समाज में भी सामंतवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था के कारण जो है श्रमिक वर्ग का शोषण बढ़ गया, उनके दुख दर्द बढ़ गए। ऐसे में कवियों का ध्यान, लेखकों का ध्यान, साहित्यकारों का ध्यान उनकी ओर गया और उन्होंने साहित्य में इसका चित्रण किया है। तो इस तरह से प्रगतिवादी साहित्य जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा पर है। और मार्क्सवादी विचारधारा में जो विचार मुख्य रूप से साहित्य में आए हैं, उनमें से हम देखते हैं कि एक तो जो मार्क्स ने भौतिकवादी व्याख्या की है, उसका प्रभाव है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। वर्ग संघर्ष है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें भारतीय साहित्य में, हिंदी में प्रगतिवाद में दिखाई देती हैं। तो ये तो बात हुई हमारी प्रगतिवाद से हमारा क्या अभिप्राय है। तो एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं, एक वाक्य में अगर हम इस बात को कहते हैं तो जो मार्क्सवादी विचारधारा है राजनीति के क्षेत्र में, वही साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है। तो जैसा कि हमने लिखा है कि 1936 से लेकर के 1943 तक का जो समय है वह हिंदी में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि 1936 से ही इसका आरंभ हमने क्यों माना है। 1936 में इसलिए कि अभी हमने बात की कि सन 1935 में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का जो अधिवेशन हुआ था, पीएम फोस्टर की अध्यक्षता में, उसमें भारत के सज्जाद जहीर, मुल्कराज आनंद जैसे विद्वानों ने भाग लिया और उससे प्रभावित होकर के भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की भी नींव पड़ी। और 1935 में, ये तो हुआ था पेरिस में, 1935 में हुआ था पेरिस में, और फिर हुआ लंदन में। जो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ है उसकी नींव जो है वो 1935 में ही पड़ चुकी थी। कहाँ पर? लंदन में, जिसका पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय जो प्रगतिशील लेखक संघ है, उसका जो पहला अधिवेशन हुआ वो 1936 में हुआ। और कहाँ पर? भारत में लखनऊ में हुआ। भारत में लखनऊ में पहला भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की। तो प्रेमचंद की अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ और प्रेमचंद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ये स्पष्ट कर दिया कि कविता अब कल्पना की प्यासी नहीं रही। अर्थात
प्रगतिवाद से पूर्व जो छायावादी काव्य लिखा जा रहा था, जिसमें कल्पना, रहस्यवाद आदि की प्रमुखता थी, तो उसके एक तरह से प्रतिक्रिया स्वरूप जो है प्रेमचंद ने ये घोषणा कर दी कि अब कविता में कल्पना का कोई स्थान नहीं रहा है। और ये तो हो गई इसके आरंभ की सीमा, पूर्व सीमा ना, पूर्वापर अगर हम सीमा देखते हैं तो बाद या अंत जो होता है इसका 1943 से माना जाता है। इसका भी एक कारण है कि 1943 में आगे के संपादन में तार सप्तक नामक एक पत्रिका निकली और जिसकी विषय वस्तु और सामग्री जो है बिल्कुल अलग थी, मार्क्सवादी विचारधारा से बिल्कुल हट करके था ये संग्रह। तो इसके साथ ही एक नई अलग तरह की चेतना साहित्य में आती है और प्रगतिवाद का अंत मान लिया जाता है और यहाँ से प्रयोगवाद का आरंभ होता है। इसलिए प्रगतिवाद की जो समय सीमा है वो सन 1936 से लेकर के 1943 तक मानी जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की। पृष्ठभूमि की बात कि ऐसी क्या स्थितियां थी जिनके कारण से प्रगतिवाद का आरंभ हुआ। तो सबसे पहली बात तो हमने देख ही लिया कि 1935 में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये शुरू हो चुका था और उसके बाद भारतीय साहित्य में भी इसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ छायावाद चल रहा था। प्रगतिवाद से पूर्व जो है हमारे यहाँ 1918 से लेकर के 1936 तक का जो समय है वो छायावाद का समय है। छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में हमने देखा कि आत्मानुभूति की प्रधानता मिलती है, वहां पर विरह की अभिव्यक्ति मिलती है, कल्पना की प्रधानता मिलती है, रहस्यवाद की प्रधानता मिलती है। तो इस तरह से ये काव्य जो है छायावादी काव्य व्यक्तिगत अनुभूतियों का काव्य बनकर के रह गया था, कल्पना का काव्य बनकर के रह गया था, जहां सामाजिक भावनाएं जो है वो चित्रित नहीं हो रही थी। समाज की पीड़ा, व्यक्तिगत वेदना का चित्रण तो हो रहा है परंतु सामाजिक पीड़ा का चित्रण इस कविता में नहीं हो रहा था। तो इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वो प्रगतिवाद का आगमन हुआ और प्रगतिवाद में अब व्यक्तिकता के स्थान पर सामाजिक भावनाओं का चित्रण होने लगा। तो ये इसकी पृष्ठभूमि के रूप में हम देख सकते हैं कि छायावाद की जो सीमाएं थी वो एक तरह से प्रगतिवादी साहित्य की भूमिका के रूप में हमें या पृष्ठभूमि के रूप में हमें दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रगतिवाद का आरंभ हम किससे माने, साहित्य में प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन है। तो जब पंत ने युगांत लिखा तो युगांत के साथ ही युग के अंत की घोषणा हो जाती है और प्रगतिवाद का आरंभ होता है। तो एक तरह से हम सुमित्रानंदन पंत को ही हिंदी साहित्य में इसका प्रवर्तक मान सकते हैं, क्योंकि उनके काव्य में ये स्वर हमें दिखाई देने लगे थे। प्रेमचंद जो है वो उन्होंने जो साहित्य लिखा है, कविता उनकी नहीं है, अध्यक्षता जरूर उन्होंने की थी प्रगतिशील लेखक संघ की। तो प्रवर्तक के रूप में जो है वो पंत ही माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रगतिवादी साहित्य की विशेषताओं की। प्रगतिवादी काव्य जो लिखा गया है इस पृष्ठभूमि में, तो उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो उनकी विशेषताओं को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली विशेषता हमें दिखाई देती है मार्क्स और रूस का गुणगान। मार्क्स और रूस का गुणगान। हम जानते ही हैं कि मार्क्स की विचारधारा तो पूरी तरह से इस साहित्य में आधार के रूप में ली गई है और रूस में भी, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो गई। तो इस कारण से इन कवियों का जो ध्यान है वो पूरी तरह से मार्क्स और रूस पर ही है। ये कहते हैं लाल रूस है ढाल साथियों सब मजदूर किसानों का, वहां राज पंचायत का वहां नहीं बेकारी। अर्थात रूस में साम्यवादी व्यवस्था होने से वहां पर किसानों को, मजदूरों को बराबर का हक मिल गया है, इसलिए वहां पर बेकारी नहीं है, इसलिए लोग रूस का गुणगान करते हैं। मार्क्स का गुणगान भी इन्होंने किया है और मार्क्स के गुणगान में ये मार्क्स की तुलना जो है वो शिव से करते हैं। ये भी इस कविता की एक विशेषता है, क्योंकि मार्क्स ही जो है इनके लिए उद्धारक हैं। तो इन कवियों ने मार्क्स को का भी गुणगान किया है।
अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी विशेषता है पुरातनता का विरोध। पुरातनता का विरोध, क्योंकि मार्क्सवादी जो विचारधारा है या जो प्रगतिवाद साहित्य में आया है, वो प्राचीन जो रूढ़ियां हैं जिनके कारण आम आदमी कष्ट पा रहा है, जिनके कारण जो श्रमिक वर्ग है उसका शोषण हो रहा है, ऐसी प्राचीन मान्यताएं, ऐसी रूढ़ियों का ये कवि विरोध करते हैं। और एक प्रसिद्ध कविता है निराला की, वो कहते हैं द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, हिम ताप पीत मधुबात भीत, हिम ताप पीत मधुबात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराची। तुम हिम से ताप से पीले पड़ चुके हो, तुम पुराना बीता हुआ युग हो, तुम जड़ हो चुके हो, इसलिए तुम जल्दी से झड़ जाओ। तो ये दुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये जीर्ण पत्र हैं, वे रूढ़ियां, वे मान्यताएं जिनका समाज में अब कोई महत्व नहीं रह गया है, जो सिर्फ अब अटकी हुई हैं। तो ऐसे जीर्ण शीर्ण पत्तों को जो हिमताप पीत मधुबात भीत, देखिए बासंती हवा से भी अब इन पत्तों को डर लगने लगा है। तो ऐसी पुरातनता को अब समाज से दूर हो जाना चाहिए, ऐसी रूढ़ियों को अब समाज से दूर हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, ऐसा प्रगतिवादी कवियों की मान्यता है। अगली हम विशेषता करते हैं, नंबर 3 है शोषकों के प्रति आक्रोश। शोषकों के प्रति आक्रोश, क्योंकि मार्क्स मानते हैं कि समाज में दो वर्ग होते हैं, पूंजीपति वर्ग है और एक श्रमिक वर्ग है, और दोनों में संघर्ष होगा, क्योंकि पूंजीपति जो है इस व्यवस्था में और अधिक पूंजी का हकदार बन जाता है, और जो श्रमिक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसकी मूल आवश्यकताएं भी इसमें पूरी नहीं हो पाती हैं। इस कारण से शोषकों के प्रति इस कविता में विशेष आक्रोश मिलता है। वे कहते हैं श्वानों को मिलता दूध दही, यहाँ भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। तो इन पूंजीपतियों के कारण जो है वो श्रमिक वर्ग की मूल आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसलिए इस वर्ग के प्रति उनके मन में आक्रोश है। वे कहते हैं होई है समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव टिकी, क्योंकि ये समाज शोषण पर आधारित है। ये पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो श्रमिक वर्ग का शोषण कर रही है। इस कारण से इस व्यवस्था को ध्वस्त हो जाना चाहिए, इस व्यवस्था को मिट जाना चाहिए। एक निराला जी की ही एक प्रसिद्ध कविता है कुकुरमुता। कुकुरमुता कविता जो है पूरी तरह से प्रगतिवादी चेतना संपन्न कविता है, जिसमें वे गुलाब को पूंजीवाद का प्रतीक मानते हैं। और वे कहते हैं सुनबे गुलाब, अबे सुनबे गुलाब, भूल मत कर तूने पाई खुशबू रंगो आप। गुलाब को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं अबे सुनबे गुलाब, भूल मत कर तूने पाई खुशबू रंगो आप, कि हे गुलाब तू इस तरह से इठला मत, सुन, अगर तुझे ये खुशबू, ये रंग और ये चमक मिली है, खून चूसा तूने खाद का अशिष्ट, तूने खाद का सारा जो है खून चूस लिया है, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। तो यहाँ कैपिटलिस्ट जो शब्द है पूंजीपतियों के लिए, इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से इस पूंजीवादी व्यवस्था और पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। अगली विशेषता हम देखते हैं शोषितों के प्रति सहानुभूति। शोषितों के प्रति सहानुभूति, अगर शोषकों के प्रति आक्रोश है तो शोषितों के प्रति सहानुभूति भी इस कविता में मिलती है। जो श्रमिक वर्ग है जिसका शोषण हो रहा है पूंजीपतियों के द्वारा, ऐसे श्रमिक वर्ग के प्रति पूरी सहानुभूति यहाँ पर दिखाई देती है। निराला की भिक्षुक कविता भी अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी भिक्षुक का चित्रण बड़े ही मार्मिक रूप में हमें दिखाई देता है। कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हम देख लेते हैं। यह नस्ल जिसे कहते मानव, यह नस्ल जिसे कहते मानव, कीड़ों से आज गई बीती, बुझ जाती तो हैरत न थी, बुझ जाती तो हैरत न थी,
हैरत है पर कैसे जीती। तो इस तरह से इन्होंने शोषितों के प्रति पूरी सहानुभूति दिखाई है, शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश दिखाया है। प्राचीन जो रूढ़ियां हैं जिनके कारण से ये शोषक वर्ग जो है उसका शिकार हो रहा है शोषण का, ऐसी प्राचीन जो रूढ़ियां हैं, मान्यताएं हैं, उनका पूरा विरोध इस कविता में दिखाई देता है। मार्क्स और रूस का गुणगान इस कविता में दिखाई देता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसके बाद की विशेषताएं हम अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार।